हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आपने कई बार सुना होगा कि सही समय आने पर मैं सफल हो जाऊंगा, सही समय आने पर मेरा ये काम हो जाएगा। कई बातें समय को लेकर बोली जाती हैं, लेकिन समय खुद नहीं आता, आपको समय को लाना पड़ता है। आप जब मेहनत करेंगे तो समय आपके और असफलता के बीच की दूरी को कम कर देगा, इतना जरूर हो सकता है। अगर जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं तो वो फिर करते ही रह जाते हैं इंतजार। आप समय का इंतजार मत करिए, आप समय को लाने की कोशिश करिए। आप अपने लिए एक ऐसा रास्ता बनाइए जो आपको सफलता की तरफ ले जाता हो। ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें समय का सही निर्धारण किया गया हो, और निश्चित तौर पर जब आप समय को रिस्पेक्ट देते हैं तो समय भी आपको रिस्पेक्ट देता है। आप जितना समय का सही सदुपयोग करेंगे, आपके लिए सफलता उतनी निश्चित होती चली जाएगी। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है हमारी, पहले दिन 3 लाख को लगेगा टीका, सभी होंगे स्वास्थ्यकर्मी। भारत बायोटेक का स्वदेशी टीका वैक्सीन 11 शहरों में पहुंचा दिया गया है। और इस न्यूज़ में क्या है आगे हम देखेंगे। दूसरी न्यूज़ है कि यहां पर होगा शुद्ध जल। शुद्ध जल हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दिया है, और किस लिए दिया है और मौलिक अधिकार क्या है, सभी इस न्यूज में हम देखेंगे। तीसरा है, वायुसेना को मिले 83 तेजस विमान। जो मिग 21 का अपडेट वर्जन है वो वायुसेना को मिल गया है। ये नौसेना को पहले ही मिल गया था। और इस न्यूज में क्या है हम आगे देखेंगे। सबसे पहली न्यूज है, पहले दिन 3 लाख लोग को लगेगा टीका। अब जिस तरीके से 16 जनवरी से टीकाकरण चालू हो रहा है, उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीकाकरण केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में लगाया जा रहा है, और उसके बाद और भी लोगों को यह टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना की रोकथाम के लिए देश में शनिवार 16 जनवरी से एक साथ शुरू होने जा रहे टीकाकरण अभियान के पहले दिन 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका निःशुल्क लगेगा। इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि शनिवार को देश के 2934 केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पहले 5000 केंद्रों पर टीका देने की तैयारी थी। इसी तरह राज्यों में किसी भी केंद्र पर हर दिन प्रत्येक सत्र में अधिकतम 100 लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाने की सलाह दी गई है। इसमें केंद्रों पर व्यवस्था बनी रहेगी। यह वैक्सीन वरीयता के आधार पर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर को मुफ्त लगाई जाएगी। टीका लगवाने वालों को 4 हफ्ते में दूसरी डोज लेनी होगी। तो अब इस टीके अभियान से कितना काबू में आता है कोरोना, ये आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट है, शुद्ध जल हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नदियों में प्रदूषित और उससे लोगों की सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जताते हुए कहा है कि साफ पर्यावरण व प्रदूषण रहित जल यानी शुद्ध जल व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और इसे सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक दायित्व है। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है, और इस अधिकार में गरिमा के साथ जीवन जीने व प्रदूषण सहित जल यानी शुद्ध जल का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 47 और 48 में जन स्वास्थ्य ठीक करना और पर्यावरण संरक्षित करना राज्यों का दायित्व है। साथ ही प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्रकृति जैसे वन, नदी, झील और जंगली जानवरों का संरक्षण और रक्षा करे। दरअसल कोर्ट ने नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के मामले में सुनवाई शुरू की है, और इसकी शुरुआत यमुना को प्रदूषण मुक्त करने से की गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि वायुसेना को मिले 83 तेजस विमान। राफेल के बाद भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने देश में ही बने 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा खरीद में करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 4+ श्रेणी के 73 लड़ाकू तेजस विमान और 10 ट्रेनर विमान खरीदे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक में वायुसेना की ताकत में इजाफे के लिए इस बड़े खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तेजस के बारे में जान लीजिए। तेजस भारत द्वारा निर्मित
किया गया एक हल्का लड़ाकू विमान बोल सकते हैं आप इसे, कई तरह से भूमिका निभाने वाला है ये जेट विमान। यह HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक सीट और एक इंजन वाला हल्का युद्ध विमान है। इसको बनाने की शुरुआत 1980 में हुई थी। तेजस जो इसका नाम पड़ा है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 मई 2003 को रखा था। MiG-21 का ये स्थान लेगा और प्रथम उड़ान इसने भरी थी 4 जनवरी 2001 को। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है यहाँ पर होगा सहयोग बनाएंगे भारत और अरब लीग। दूसरी न्यूज़ है पेंस की ना आगे बढ़ी महाभियोग की प्रक्रिया। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पेंस की ना आगे बढ़ी महाभियोग की प्रक्रिया। जिस तरीके से ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए अभियान चलाया जा रहा है, अभियान का लगभग शुरुआत इसकी हो गई है, उसी के तहत अब प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। हालांकि इनका कार्यकाल 20 जनवरी 2021 को खत्म हो रहा है, लेकिन इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है और ये दूसरी प्रक्रिया है जब इन पर महाभियोग चलाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी से पहले पद से हटाने में जुटे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। उन्होंने संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति माइक पेंस से ट्रंप को पद से हटाने का आग्रह किया है, लेकिन उन्होंने 25वें संविधान संशोधन के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है। इसके बाद संसद की स्पीकर और डेमोक्रेट नेता नैन्सी पेलोसी ने महाभियोग ट्रायल के लिए 9 मैनेजरों को नियुक्त कर दिया है। सदन में बुधवार को महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। अब इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान के जरिए ट्रंप पर आरोप तय किए जाएंगे। प्रतिनिधि सभा में मंगलवार रात एक प्रस्ताव में 205 के मुकाबले 223 मतों से पारित किया गया। नेक्स्ट है सहयोग बढ़ाएंगे भारत और अरब लीग। सबसे पहले आपको अरब लीग के बारे में पता होना चाहिए। अरब लीग उत्तरी अफ्रीका और पूर्वोत्तर अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिम एशिया यानी कि मध्य पूर्व के अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को मिस्र की राजधानी काहिरा में 6 देशों मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया ने मिलकर की थी। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं। व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ भारत और अरब लीग के देश आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। बुधवार को अरब भारत सहयोग फोरम के वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई तीसरी बैठक में एक दूसरे के जलयानों को समुद्री सुरक्षा प्रदान करने की सहमति बनी है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी संजय भट्टाचार्य और लीग ऑफ अरब स्टेट्स में स्थायी राजदूत और मिस्र के सहायक विदेश मंत्री मोहम्मद अबू अल खेर ने की। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत और अरब देशों के बीच ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के महत्व को रेखांकित किया है। तो नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है ऐप लोन फर्जीवाड़े पर भारतीय रिजर्व बैंक कसेगा नकेल। जिस तरीके से ऐड आपने देखे होंगे कि ऐप के जरिए आपको मात्र 10 मिनट में लोन मिल जाएगा, आधे घंटे में लोन मिल जाएगा, 2 सेकंड में लोन मिल जाएगा, उसमें कई फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। लोगों को परेशान किया जा रहा है। 10,000 के लोन के लिए 50,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। ऐसी जो शिकायतें आई हैं उस पर अब RBI सख्त है। और क्या है इस न्यूज़ में आगे देखेंगे। सभी PM किसान लाभार्थियों को KCC देने की तैयारी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड देने की तैयारी अब हो रही है। और इस न्यूज़ में क्या है आगे देखेंगे। कोविड-19 के इलाज खर्च पर अस्पताल से एग्रीमेंट करें बीमा कंपनियां, ये स्टेटमेंट दिया है IRDA ने। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। ऐप लोन फर्जीवाड़े पर भारतीय रिजर्व बैंक कसेगा नकेल। मोबाइल ऐप पर लोन देने की आड़ में चल रहे गोरख धंधे के खिलाफ RBI ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लैंडिंग के तौर तरीकों पर नियम बनाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। RBI ने इसके गठन के साथ ही यह भी कहा है कि ऑनलाइन कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने वालों से जुड़े कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। नया कार्यदल इन सभी मुद्दों पर विचार करेगा और यह सुझाव देगा कि इस तरह की गतिविधियों को किस तरह से
नियामकीय दायरे में लाया जाए। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि डिजिटल माध्यम के जरिए कर्ज देने की सुविधाओं का स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसके नकारात्मक तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों को केसीसी देने की तैयारी। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि केसीसी जिस टॉपिक पर बात हो रही है वो है क्या। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे किसानों के लिए बेहद काम की योजना है। इसके जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है। वहीं 3 लाख में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस कार्ड में ब्याज दर भी बेहद कम है, यानी कि 4% सालाना है। 1998 के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसकी शुरुआत करी थी। अब आगे देखते हैं इसमें है क्या। किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को निर्धारित समय में किसान क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा कर सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा में इन किसानों को भी कृषि कार्य से जुड़े कर्ज आसानी से कम ब्याज दर पर मिलने लगेंगे। केसीसी के तहत कृषि एवं इनसे जुड़े कार्यों पर मिलने वाले 3 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज दर में 2% की छूट मिलती है। समय पर कर्ज का भुगतान करने पर ब्याज दरों में अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान दिया गया है। अभी प्रधानमंत्री किसान से 11.5 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन देश में केसीसी की सुविधा 6.5 करोड़ किसान के पास है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक बचे हुए 4.5 करोड़ किसानों के पास काफी कम जमीन है। दूसरों की जमीन पर खेती का कर गुजारा करने वाले इन किसानों के पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है, कोविड-19 के इलाज खर्च पर अस्पतालों से एग्रीमेंट करें बीमा कंपनियां। देखिए हुआ क्या कि अभी तक तो आप हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें आपको कई कवर दिए जाते हैं। एक्सीडेंट से बचने का, कई ऐसी बीमारियों, गंभीर बीमारियों से बचने के लिए कवर किया जाता है। लेकिन कोविड जो नई बीमारी पिछले साल आई है, अब इरडा ने, जो इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने बोला है कि अब आपको कोविड को भी अपनी स्कीम में जोड़ना होगा, ताकि लोगों को, अगर जिन्होंने स्कीम आपसे ले रखी है, किसी भी कंपनी से ले रखी है, अगर उन्हें ऐसी बीमारी होती है तो वो इसके इलाज का फायदा आपके पैसे से उठा सकें, यानी कि इंश्योरेंस से उठा सकें। अब इस न्यूज में आगे क्या है ये देख लेते हैं। बीमा नियामक इरडा ने जनरल एवं हेल्थ इंश्योरेंस प्रदाता कंपनियों को कोविड-19 के इलाज की दर को लेकर अस्पतालों से करार करने को कहा है। नियामक ने कहा कि बीमा कंपनियां कोरोना संक्रमण के इलाज की दरों को लेकर भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से एग्रीमेंट करें। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कैशलेस क्लेम के मामले में सेटलमेंट दोनों पक्षों के बीच तय टैरिफ के आधार पर होना चाहिए। नियमों के अनुपालन के लिए यह भी जरूरी है। इरडा ने कहा कि करार करते समय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के रेफरेंस रेट के साथ उपलब्धता के हिसाब से राज्य प्रशासकों द्वारा तय रेट को भी ध्यान में रखा जा सकता है। अब आपको इरडा के बारे में पता होना चाहिए। इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका उद्देश्य बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है। जिस तरीके से आरबीआई आपके हितों की रक्षा करती है, वैसे इंश्योरेंस सेक्टर में इरडा आपके हितों की रक्षा करती है। इसकी स्थापना सदन के अधिनियम इरडा 1999 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है सुभाष चंद्र खतूनिया है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है असंतुलन बढ़ाने वाला फैसला। बीते कुछ अरसे से व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच जो असंतुलन बढ़ा है, उसे कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने और बढ़ाने का कार्य किया है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक डॉक्टर A.K. वर्मा द्वारा। दूसरा आर्टिकल है भारतीयता का उत्तरायण। मकर संक्रांति अन्न के योग से पुष्ट शरीर को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ आम जन को जोड़ने वाला पर्व है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल द्वारा। तीसरा आर्टिकल है रक्षा जरूरतों की पूर्ति। जिस तरीके से 83 तेजस लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है, वो रक्षा जरूरतों की पूर्ति है भारत की।
तो चलिए पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, असंतुलन बढ़ाने वाला फैसला। नए कृषि कानूनों के विरोध में कुछ किसान संगठन गत वर्ष नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। इससे उत्पन्न हुए गतिरोध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक पहल की। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, जो आर्टिकल में है मेन बातें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है तो ये सरकार की गलती है, अभी तक आपने 45 दिन में क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों केंद्र सरकार को लेते हुए ये भी बोला कि अगर आपसे कानून में अगर कोई त्रुटियां हुई हैं तो आप उसको सुधारिए, किसानों से बात करिए, किसान संगठनों से बात करिए। और इसमें अभी फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया, रद्द कानून नहीं किया गया है, लेकिन किसान इसे भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो समिति बनाई गई है, किसान उस समिति को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक ही कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून को रद्द कर कर ही मानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय वास्तव में असाधारण है। सामान्यतः न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है और किसी प्रावधान के असंवैधानिक पाए जाने पर उसे निरस्त करता है। वर्ष 1973 के केशव नंद भारतीय मामले में ही न्यायपालिका की शक्तियां बहुत बढ़ गईं, क्योंकि तब से किसी भी कानून को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि वह संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, जबकि मूल ढांचे को ही अंतिम रूप में परिभाषित किया गया है। ये बात भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इसमें अपना रोल बढ़ाया है वो किसी की भी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम सही और गलत, अगर सही है तो उसे सही बताना और गलत है तो गलत को भी बताना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। ना कि आप किसी कानून के लिए अपना पक्ष रख सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना पक्ष रखा है, जो कि उसकी मर्यादा को ये बाधित करता है। उधर आंदोलनरत किसान संगठनों के नेताओं ने यह कहकर सर्वोच्च न्यायालय की समिति के सामने जाने से इनकार कर दिया है कि उसमें नियुक्त सभी सदस्य सरकार एवं नए कृषि कानून के समर्थक हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सर्वोच्च न्यायालय पर आरोप लगाने जैसा है। उसने समिति के गठन में भेदभाव किया है। इससे स्पष्ट है कि आंदोलन के असली नेता वे जहां भी बैठे हैं उनकी मंशा टकराव की है। न वे संसद के कानून मानेंगे, न कार्यपालिका के साथ वार्ता कर समझौता करेंगे और ना ही न्यायपालिका के निर्देशों का पालन करेंगे। यदि ऐसे नेतृत्व को अराजकतावादी और संविधान विरोधी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। ऐसे में यह बहुत आवश्यक है कि उन तत्वों को चिन्हित किया जाए जो किसान आंदोलन की दिशा तय कर रहे हैं। उन समाज विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जो इसे हिंसक दिशा में मोड़ सकते हैं, और वे सभी कदम उठाए जाएं जिससे कि गणतंत्र दिवस पर कोई अप्रिय और लज्जित करने वाली घटना ना हो। नेक्स्ट आर्टिकल है भारतीयता का उत्तरायण। सूर्य का उत्तरायण होना वस्तुतः भारतीयता का उत्तरायण होना है। सूर्य के उत्तरायण होने का अर्थ है सूर्य द्वारा मकर रेखा की संक्रांत करना और धनु में मकर पर पहुंचना। ज्योतिष में मकर एक राशि है जिसके स्वामी शनि है। शनि को सूर्यपुत्र कहा जाता है। सूर्य भारत की आचार्य परंपरा के प्रतीक भी हैं। वे ज्ञान और प्रकाश के देवता हैं, जबकि शनि मंद गति है। इसलिए मकर संक्रांति को लेकर यह मान्यता है कि भगवान भास्कर अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। शनि अंधकार का, तम का, मध्यम गति का ग्रह है। सूर्य की रश्मियां बहुत देर से शनि तक पहुंचती हैं, इसलिए मकर का सूर्य पर पहुंचना ब्रह्मांड में सर्वत्र प्रकाश का पहुंचना और सौर परिवार के अंतिम ग्रह का प्रकाश से प्रकाशित होना है। भारत में इस दिन से दिन बड़ा होता है। भारत में दिन का बड़ा होना ही देवताओं का दिन होता है। वही उत्तरायण यानी पूर्व से उत्तर की ओर, पूर्व एवं उत्तर का साथ होना है। पूर्व से उत्तर अर्थात पहले के प्रकाश को अतिक्रांत कर नया प्रकाश उत्पन्न करना है। यही ज्ञान का परिपक्व होना है। सूर्य के उत्तरायण का यह पर्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहां जहां भारतीय जीवन दृष्टि मिलती है उन सब देशों में है। बांग्लादेश में पौष संक्रांति है तो नेपाल में माघी संक्रांति या सूर्योत्तर, नेपाल की थारू जाति के लिए यह माघी है। थाईलैंड में सोंगकरन है तो लाओस में पी मा लाओ, म्यांमार में इसे थिर आन के नाम से मानते हैं, तो कंबोडिया में मोहा संक्रांत, श्रीलंका में भी यह पोंगल और उद्वल तिरुमन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व देवताओं का नव विहान है तो वैदिक भारत का नव वर्ष भी है। व्यापारियों और श्रेणी संगठनों के लिए संक्रांति है तो किसानों के लिए खिचड़ी है। सर्वत्र जहां भी मकर संक्रांति है वहां तिल है, गुड़ है,
कृषि उत्पादों की खिचड़ी है, दान है और स्नान है। नेक्स्ट आर्टिकल है रक्षा जरूरतों की पूर्ति। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से निर्मित किए जाने वाले हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी देकर वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही स्वदेशी रक्षा उद्योग को बल प्रदान करने का काम किया है। 83 तेजस विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए के इस सौदे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाजी पलटाने वाला बताया है। चूंकि यह सौदा 4-5 साल पहले के लिए किए गए 40 तेजस विमानों की खरीद से अलग है, इसलिए यह भी स्पष्ट है कि स्वदेश निर्मित ये लड़ाकू विमान वायुसेना की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं है कि सेना की जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। ध्यान रहे कि भारत उन प्रमुख देशों में गिना जाता है जो अपनी तमाम रक्षा सामग्री का आयात करता है। इस स्थिति को दूर करने और सच तो यह है कि रक्षा सामग्री के आयात से निर्यातक बनने की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज में एक न्यूज है हमारे लिए कि पुनीत ने 51 गेंदों में जड़ दिए 146 रन, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है, इसलिए इस न्यूज को लिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यह कारनामा हुआ है। मेघालय के कप्तान व विकेट कीपर पुनीत बिष्ट ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। बिष्ट की 51 गेंदों में नाबाद 146 रनों की पारी की मदद से मेघालय ने बुधवार को चेन्नई में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट में मिजोरम को 130 रनों से हरा दिया है। तो ये आज का यानी 14 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।